साइंस। तो देखो अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 15 है और हमने फूड के बारे में काफी सारी नॉलेज ऑब्टेन कर ली है ना, कि फूड के अंदर से क्या क्या न्यूट्रिशन हमें मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, ठीक है। और फूड की वैरायटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, तुम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, क्रॉप के कोई सी भी क्रॉप तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन क्रॉप का प्रोडक्शन तभी तो फायदेमंद है जब उसके अंदर का न्यूट्रिशन डेवलप होता रहेगा। किसी भी फूड के अंदर फूड जरूरी तभी होता है, कोई सा भी फूड इंपॉर्टेंट तब होता है जब उस फूड के अंदर का न्यूट्रिशन हमें मिले, है ना, उस फूड के अंदर का न्यूट्रिशन हमें मिले। और फूड के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे से तभी डेवलप होता है जब सोइल बहुत अच्छी होगी, जब उसके अंदर पानी सही मात्रा में सप्लाई किया जाएगा, जब उसके अंदर अच्छे से अच्छी खाद लगाई जाएगी, ठीक है, तभी तो क्रॉप का प्रोडक्शन बनेगा और प्रोडक्शन न्यूट्रिएंट फुल बनेगा, है ना। खूब दुनिया भर के उसके अंदर क्या मिलेंगे, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्रॉप के प्रोडक्शन को बस बढ़ाया जाए, इंप्रूव किया जाए वैरायटी को। मुद्दे की बात ये भी है कि क्रॉप के प्रोडक्शन को अगर तुम बढ़ा रहे हो तो उसके अंदर का न्यूट्रिशन खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब तुम्हें चैप्टर का अगला हेडिंग डालना है, मतलब जितना भी हमने प्रोडक्शन करा है, क्रॉप प्रोडक्शन, तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अगर तुमने क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज ही नहीं करा, सोइल की फर्टिलिटी पर ध्यान ही नहीं दिया, पानी के सोर्स पर ध्यान ही नहीं दिया, केमिकल्स पर ध्यान ही नहीं दिया, तो इंसेक्ट लग जाएंगे, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज करना और भी ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि जब तुम सिर्फ इस चीज पर ध्यान दे रहे हो कि बनाए जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जब ये आती है कि हम प्रोडक्शन को मैनेज करना चाहते हैं, तो पहला मुद्दा ये है कि प्रोडक्शन का जो न्यूट्रिएंट है उसे मैनेज करो। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अगर किसी भी प्लांट में न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किससे सप्लाई किया जाता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्लांट को मिलने वाला न्यूट्रिशन किससे मिलता है, सोइल से। सोइल बहुत ही जरूरी चीज है, मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर ही तो उसकी रूट्स कनेक्ट होती हैं और रूट के जरिए सारा उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और रूट को ये न्यूट्रिशन किससे मिलता है, सोइल से। और अगर सोइल ही अच्छी नहीं होगी, अगर सोइल की कैपेसिटी ही अच्छी नहीं है, सोइल के अंदर वो जरूरी न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो क्या प्लांट को न्यूट्रिशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम सबसे पहले ध्यान देंगे, लिखो कैपिटल ए, कि हम न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, है ना, सबसे पहले हमें ध्यान देने की जरूरत है कि न्यूट्रिएंट को कैसे मैनेज करोगे। और सबसे बड़ी बात यह कि 16 न्यूट्रिएंट, 16 न्यूट्रिएंट किसी भी प्लांट के लिए, चाहे वो पेड़ बनेगा, चाहे वो एक छोटा सा पौधा बनकर रह जाएगा, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, किसी भी प्लांट के लिए कम से कम 16 न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं मैं वो भी बताऊंगा। पहले तो तुम नंबर 1 पॉइंट में लिखो नंबर 1 पॉइंट में प्लांट्स, कि प्लांट्स के लिए कितने न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं, एक नंबर में कई बार आ चुका है ये, तो लिखो देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स, देयर आर 16 TEEN 16, ठीक है, 16, देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स which are essential for plants, which are essential for plants, which are essential for plants, जो प्लांट्स के लिए जरूरी हैं, which are essential for plants, ठीक है। जिनमें से 3 न्यूट्रिएंट अलग हैं और बाकी के 13 न्यूट्रिएंट अलग है। तुम सोच रहे होंगे मैं 16 में से ऐसे कैटेगरी क्यों बना रहा हूं, बोर्ड पे देखो, 16 में से
दो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी अलग है, एक न्यूट्रिएंट की कैटेगरी अलग है और बाकी के 13 न्यूट्रिएंट की कैटेगरी अलग है। 13 न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो किससे मिलते हैं पूरे प्लांट को? सोइल से। एक न्यूट्रिशन ऐसा होता है सिर्फ एक ही जो किससे मिलता है? वाटर से। और एक न्यूट्रिएंट ऐसा होता, दो न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो प्लांट को किससे मिलते हैं? एयर से। अब क्वेश्चन ये है, सोइल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट तो बहुत ज्यादा हैं, बताओ सोइल का अच्छा होना, सोइल का फर्टाइल होना बहुत जरूरी है ना प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट को जरूरत पड़ती है 16 न्यूट्रिएंट की और 16 में से सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट किससे मिलते हैं? सोइल से। और अगर सोइल ही अच्छी नहीं होगी तो क्या वो प्लांट को वो न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। और एयर से तो सिर्फ दो ही मिलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कौन कौन से मिलते हैं, तो वो बात लिख लो नोट के अंदर। लिखो नोट के अंदर स्मॉल ए पॉइंट। एयर दो न्यूट्रिएंट देता है ना, और कौन कौन से देता है वो लिखो। लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट में, एयर सप्लाइज एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन। एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन। एयर से मिल जाती है कार्बन और ऑक्सीजन। तुम कहोगे भैया एयर में तो और भी बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल एयर में और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो कैपेसिटी होती है ना प्लांट की एब्जॉर्ब करने की, प्लांट जनरली एयर से कौन सा न्यूट्रिशन लेता है? सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन। एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कभी तुम सोचो कि भैया प्लांट को तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, प्लांट क्या लेकर करता है? जरा ये भी तो सोचो, प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन की हेल्प से उसको क्या मिल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हें मालूम है ना, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो लिखो एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब लिखो बी पॉइंट की वाटर क्या सप्लाई करता है? लिखो वाटर सप्लाइज हाइड्रोजन। अब तुम कहोगे वाटर में तो ऑक्सीजन भी होती है भैया, बिल्कुल, लेकिन ऑक्सीजन वो वाटर से नहीं लेता प्लांट, ऑक्सीजन वो किससे ले लेता है? एयर से। अब ये भी लिखवाया ना एयर में। लिखो सेकंड पॉइंट, वाटर सप्लाइज हाइड्रोजन। वाटर सप्लाइज हाइड्रोजन। सी पॉइंट लिखो नोट के अंदर, सोइल सप्लाइज अदर 13 न्यूट्रिएंट्स। 13 है ना, सोइल कितने सप्लाई करती है? 13। सोइल सप्लाइज अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। सोइल सप्लाइज 13 nutrients to the plants. 13 nutrients to the plants. 13 nutrients to the plant. अब वो 13 कौन कौन से वो मैं तुम्हें बता देता हूं। पहले ना मैं उन 13 के बारे में तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। देखो, सोइल से मिलने वाले कितने न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट को? 13 है ना, 13 मिलते हैं। 13 की भी दो कैटेगरी है, 6 और 7। 6 न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनकी प्लांट को ज्यादा जरूरत होती है, जिनकी जरूरत प्लांट को ज्यादा होती है, बड़े अमाउंट में होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है। और 7 न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत प्लांट को थोड़ी सी कम होती है। होती तो जरूर है, अगर नहीं होती तो मैं पढ़ाता क्यों। जरूरत इन 7 न्यूट्रिएंट की भी होती है प्लांट को और जरूरत इन 6 न्यूट्रिएंट की भी होती है, लेकिन 7 न्यूट्रिएंट इतने जरूरी नहीं होते जितने ज्यादा जरूरी कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? 6, ठीक है। मान लो 6 में से एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसका अमाउंट ज्यादा जरूरी है प्लांट के लिए, और 7 में से एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसकी जरूरत कम है। मतलब एक प्लांट को ग्रो करने के लिए अगर 50 ग्राम इस न्यूट्रिशन का चाहिए, तो अगर 7 न्यूट्रिएंट का 3 ग्राम भी मिल जाएगा तो भी बात बन जाएगी, है ना।
इस वाले न्यूट्रिशन का 3 ग्राम से भी कम चल जाएगा, लेकिन इस वाले न्यूट्रिशन का कम से कम कितना ग्राम चाहिए, 50 ग्राम चाहिए। आप समझ गए ना तुम किस हिसाब से मैं कह रहा हूं। इन वाले न्यूट्रिशन की प्लांट को कम जरूरत होती है और इन वाले न्यूट्रिशन की जरूरत ज्यादा होती है। इनकी जरूरत ज्यादा होती है इसलिए इनको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। Those nutrients which are necessary in large amount by the plants, वो न्यूट्रिशन जिनकी जरूरत बड़ी मात्रा में प्लांट को होती है वो न्यूट्रिशन क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब इधर देखो, वो न्यूट्रिएंट जिनकी जरूरत प्लांट को कम मात्रा में होती है वो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो होते हैं 7 और मैक्रो होते हैं 6। ठीक है, अब लिखो वो 6 और 7 कौन कौन से होते हैं। तो एक काम करो, नोट के अंदर मैंने ए बी सी पॉइंट लिखवाया है ना, नोट के अंदर ए बी सी पॉइंट लिखवाया है। एक सब हेडिंग बना दो, लिखो माइक्रो एंड मैक्रो, समझ जाओगे ना। लिखो इसमें स्मॉल ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखो माइक्रो के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी जरूरत कम अमाउंट में प्लांट को होती है, 10 ग्राम से काम चल जाएगा, 15 ग्राम से काम चल जाएगा। और मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो पहले तो एक डेफिनेशन लिखनी है, फिर मैं वो 7 अमाउंट लिखवा दूंगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लिखो दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी, those nutrients which are necessary which are necessary in large which are necessary in स्मॉल अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी, है ना। दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी इन स्मॉल क्वांटिटी, इन स्मॉल क्वांटिटी इन द प्लांट्स, इन स्मॉल क्वांटिटी इन द प्लांट्स, स्मॉल क्वांटिटी इन द प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में जिनकी जरूरत कम मात्रा में बनती है या पाई जाती है उनको हम कहते हैं माइक्रो। इन स्मॉल क्वांटिटी इन द प्लांट्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कितने होते हैं भाई, ये 7 होते हैं। ठीक है, लिख लो, लिखो कौन कौन से माइक्रो होते हैं। तो देखो, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो, दोनों के दोनों प्लांट को किससे मिलते हैं, सोइल से, मिट्टी से मिलते हैं ना। तो लिख लो फॉर एग्जांपल बोरोन, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। तो ये वो 7 न्यूट्रिएंट है जिनकी जरूरत प्लांट को पड़ती तो है लेकिन उतने ज्यादा अमाउंट में नहीं पड़ती जितने ज्यादा अमाउंट में ये पड़ने वाले हैं अभी जो मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो पहले इन्हें नोट कर लो, ये 7 न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं प्लांट के लिए। अब लिखो बी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसकी डेफिनेशन तुम खुद बना सकते हो देखा जाए तो, खैर फिर भी मेरे हिसाब से लिख लो। लिखो दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी, बहुत ही आसान डेफिनेशन है पहले की तरह। दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी इन लार्ज क्वांटिटी,
which are necessary in large quantity, those nutrients which are necessary in large quantity in the plants। भाई प्लांट की बात हो रही है, हमारी बात थोड़ी ना हो रही है। large quantity in the plants are called macronutrients, are called macronutrients, are called macronutrients। लिख लो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मालूम है ना कितने होते हैं, 6, क्योंकि 7 तो लिखवा दिए और टोटल 13 मिलते हैं सोइल से, तो 7 लिखवा दिए, 6 बचे, अब वो 6 लिख लो। लिखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, बोर्ड पे लिखता चल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कॉमा पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉमा सल्फर, कॉमा सल्फर। ठीक है, तो मुझे बताओ, जब सोइल से इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, 16 न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी है, जिसमें से 13 न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करवाती है, सोइल प्रोवाइड करवाती है। तो बताओ, सोइल को भी तो फर्टाइल रखना बहुत जरूरी है। सोइल का नेचर जितना अच्छा होगा, सोइल जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी, उतना बढ़िया प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। और अगर सोइल ही अच्छी नहीं है, सोइल की फर्टिलिटी ही नहीं है, सोइल ही कैसी है, बंजर है, तो क्या प्लांट को न्यूट्रिशन मिल पाएगा, नहीं। और सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो ये होता है सोइल को नेचुरली अच्छा बनाया जाए, प्राकृतिक रूप से, जिसमें हम कोई केमिकल सप्लाई ना करें, नेचुरली काम करें। और एक काम होता है कि सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरीके के किस चीज का इस्तेमाल करें, केमिकल का। तो देखो, 2 तरीके से सोइल की फर्टिलिटी को बढ़िया बनाया जा सकता है, सोइल की एनरिचमेंट बढ़िया बनाई जा सकती है। कैसे? एक तरीका तो ये है केमिकली, और एक तरीका है नेचुरली। जब हम सोइल की फर्टिलिटी को नेचुरली बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे पास एक रास्ता दिखाई देता है, मैन्योर। मैन्योर के बारे में मैं भी बताता हूं, चलो। मैन्योर एक ऐसा खाद होता है, एक ऐसी खाद पदार्थ होती है जिसको नेचुरली तैयार किया जाता है। जैसे पशु वगैरह का मलमूत्र होता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसी वेस्ट मटेरियल से हम क्या तैयार करते हैं, खाद तैयार करते हैं, जिसके बारे में तुमने टीवी में भी कई बार ऐड सुना होगा, कंपोस्ट, है ना। अब तो काफी पॉपुलर चीजें हो गई हैं, ये तो बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं। तो अक्सर गांव के अंदर कंपोस्ट वगैरह तैयार किया जाता है। कौन कौन से कंपोस्ट होते हैं, कितने दिन में तैयार किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, सारी चीजें पढ़ाऊंगा अभी। लेकिन पहले इस चीज पर फोकस करो कि अगर तुम्हें सोइल को बहुत ही बढ़िया बनाना है, और भी अच्छी क्वालिटी की सोइल बनानी है, जमीन को अच्छा बनाना है, तो एक तरीका होता है कि तुम इस काम को कैसे निपटाओ, नेचुरली। नेचुरली में हम ऐसी खाद तैयार करते हैं जो नेचुरल सब्सटेंस से बनती है। जैसे पशुओं का वेस्ट मटेरियल वगैरह जितना भी इकट्ठा हुआ वो होता है ना, गोबर वगैरह, ये सब उसको महीनों तक सड़ाते रहते हैं और उससे क्या तैयार कर लेते हैं, कंपोस्ट वगैरह। और एक तरीका होता है केमिकली। केमिकली तरीका भी अच्छा है, लेकिन इसके फायदे कम हैं, नुकसान ज्यादा है। सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो फायदे हैं, और गलत यूज कर लिया तो नुकसान है। लेकिन मैन्योर में कोई दिक्कत नहीं होती, मैन्योर को जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एक नेचुरल तरीका है, और कभी भी किसी भी चीज को नेचुरल तरीके से दिक्कत नहीं होती है। चाहे तुम उसको थोड़ा सा गलत यूज भी कर लोगे ना, मैन्योर को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन केमिकल, केमिकल के अंदर तुमने एक नया शब्द सुना होगा, फर्टिलाइजर्स। वैसे तो नया शब्द नहीं है, काफी पुराना शब्द है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये ना केमिकल सब्सटेंस होते हैं
जब प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना होता है तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उन सब के लिए भी। तो फर्टिलाइजर से प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ती है, लेकिन ये थोड़े से महंगे होते हैं, तो गरीब किसान कैसे इस्तेमाल करेगा। और भारत की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया की, और इंडिया के अंदर फार्मर्स रिच कम और पुअर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सबके बस की बात नहीं है। और जिनके पास अगर केमिकल फर्टिलाइजर है भी ना, तो वो भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इनका इस्तेमाल सही ढंग से करना जरूरी है। क्यों? केमिकल है वही, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करा नुकसानदायक भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, कुछ फार्मर्स को तो पता ही नहीं होता और वो फर्टिलाइजर डाल देते हैं, पहले केमिकल डाल देते हैं, फिर पानी सप्लाई कर देते हैं, तो जितना भी फर्टिलाइजर है वो सारा बह गया। क्या फायदा हुआ? तुमने पहले प्लांट के अंदर क्या डाला? केमिकल डाला, फिर ऊपर से क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, तो उस पानी में तो वो सारा फर्टिलाइजर बह गया, प्लांट में कुछ आया नहीं आया, बल्कि उस पानी के अंदर वो फर्टिलाइजर मिक्स होकर वाटर पोल्यूट और हो जाएगा, है ना। तो ये बड़ी सबसे समस्या रहती है। तो कुल मिलाकर अगर तुम सोइल को अच्छा बनाना चाहते हो, तो सोइल को बेहतर बनाने के लिए, सोइल की फर्टिलिटी को बनाने के लिए तुम फर्टिलाइजर मतलब केमिकल तरीके से काम कर सकते हो, मैन्योर मतलब नेचुरल तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद लिखना एक अगला हेडिंग, सोइल, कि सोइल को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद बारी आती है सोइल मैनेजमेंट की। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन अगर हमें ज्यादातर चाहिए तो किससे मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन? सोइल से ही मिलेगा। तो सोइल का मैनेजमेंट होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जिसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है मैन्योर। लिखो कैपिटल ए, मैन्योर। तो मुझे बताओ, मैन्योर एक केमिकल तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, या फिर ये एक नेचुरल तरीका है? नेचुरल तरीका है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है और एक बार सीखने की बात है। और जरूरी नहीं है मैन्योर बनाने की, कंपोस्ट बनाने की मशीन ही खरीदो। हर कोई गांव के अंदर छोटे मोटे एरिया के अंदर बहुत आसानी से मैन्योर तैयार कर सकता है। इसे यूज करना और तैयार करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, जितने भी एनिमल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती वगैरह के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, उन्हीं का ही जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, उन्हीं का ही जो एक्सक्रीटा प्रोडक्ट्स बच जाते हैं ना, जो गोबर वगैरह बच जाता है, उसी चीज से तैयार कर लिया जाता है मैन्योर। कैसे, वो भी पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो एनिमल का जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है, प्लांट का जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है, उसको हम कुछ समय तक सड़ाते रहते हैं। जब वो पूरी तरह से सड़ जाता है तब जाके उससे क्या तैयार हो जाता है? मैन्योर, कंपोस्ट, ठीक है। तो मैन्योर के लिए लिखो पहले कि मैन्योर का मतलब क्या होता है। तो मुझे बताओ, मैन्योर को हम दुकान से खरीदें या हर कोई एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर खुद बना सकता है? खुद बना सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास एनिमल भी होते हैं, तो एनिमल का वेस्ट मटेरियल भी उसके पास होगा, और उसके पास प्लांट वगैरह भी होते हैं, तो प्लांट वगैरह का भी वेस्ट मटेरियल होगा। तो इतनी सारी चीजों को मिलाकर आसानी से हर कोई अपने गांव में, अपने खेत में, अपने प्रोडक्शन के लिए क्या बना सकता है? मैन्योर। तो लिखो, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय decomposition, manure is prepared by decomposition, बोर्ड पे लिखा हुआ है, manure is prepared by decomposition of animal excreta, मतलब एनिमल का वेस्ट मटेरियल, बोर्ड पे लिखा हुआ है एनिमल एक्सक्रीटा, decomposition of animal excreta, एक्सक्रेटा मतलब एनिमल का वेस्ट मटेरियल, है ना, कावडंग वगैरह, गोबर वगैरह, ठीक है। एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्लांट वेस्ट मटेरियल, एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्लांट वेस्ट मटेरियल। तो प्लांट की जो भी पत्ती वगैरह बेकार पड़ी रहती है, पत्ती, झाड़ियां वगैरह, ठीक है, जो थोड़ी बहुत लकड़ी बेमतलब की सड़ी भूसी बेकार पड़ी रहती है, उन सबको भी इकट्ठा कर दिया जाता है गोबर के साथ, और कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है। मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है।
तो इस तरह से हम एनिमल की हेल्प से और प्लांट की हेल्प से अपना मैन्योर तैयार करते हैं। तो मैन्योर से क्या होता है, जब हम मैन्योर को सोइल में मिक्स कर देते हैं तो सोइल के अंदर वो न्यूट्रिशन अपने आप ही डेवलप होने लगता है। अब क्यों होने लगता है, ये तो भाई नेचुरल बात है, ये बात तो नेचुरल है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि सर मिट्टी के अंदर पौधा कैसे बढ़ जाता है, तो भाई ये बात तो नेचुरल है, बढ़ जाता है। बढ़ता तभी है जब उसको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। और उसको वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, मैन्योर, ठीक है। तो कुछ बातें अब तुम नोट में लिखना। हाँ लिखो नोट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, मैन्योर हेल्प्स इन, कई बार पेपर में आया मैन्योर के फंक्शन, कि मैन्योर सोइल के लिए करता क्या है। तो मैन्योर जो है सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, मैन्योर जो है सोइल के न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, मैन्योर जो है सोइल को थोड़ा सा उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो लिखो मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सोइल, बोर्ड पे लिखा हुआ है एनरिचिंग। एनरिचिंग का मतलब होता है बढ़ाना, सोइल के अंदर के न्यूट्रिएंट को ये एनरिच करता है। एनरिच का मतलब होता है और बढ़ाता है, वृद्धि करता है। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सोइल विद न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सोइल, एनरिचिंग soil with nutrients and increasing soil fertility and increasing soil fertility and increasing soil fertility, soil fertility, increasing सोइल फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है ना, उपजाऊपन, एंड इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, ठीक है। तुमने देखा होगा जो रेतीली मिट्टी होती है, सैंडी सोइल जो होती है, एक तो सैंडी सोइल रेतीली मिट्टी और एक होती है चिकनी मिट्टी क्ले सोइल। दोनों की दोनों मिट्टी ऐसी है जिसमें एग्रीकल्चर करना बड़ा मुश्किल काम है। रेतीली मिट्टी के अंदर भी प्लांट को ग्रोथ करवाना बड़ा मुश्किल काम है, और चिकनी मिट्टी के अंदर भी। खेती के लिए जरूरी मिट्टी ऐसी होती है जो ना तो ज्यादा रेतीली हो और थोड़ा बहुत उसमें चिकनापन हो। पूरा चिकनापन होगा बेकार, पूरी रेतीली होगी बेकार, नई बात बनेगी। लेकिन अगर इन दोनों मिट्टी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा मैन्योर मिला देना तो सैंडी सोइल के अंदर भी वाटर को होल्ड किया जा सकता है। पता है सैंडी सोइल के अंदर क्या खासियत होती है, जैसे तुम इसमें पानी डालोगे ना, पानी के साथ साथ सारा रेतीली मिट्टी बह जाएगी। लेकिन अगर सैंडी सोइल के अंदर तुम थोड़ा सा मैन्योर मिक्स कर दो तो वाटर उसके अंदर ठहर जाता है, फिर वाटर ठहर जाता है, और सैंडी सोइल के अंदर भी हम प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत, मैन्योर की बदौलत। अगर तुम्हारे पास मैन्योर है और सैंडी सोइल है तो मिक्सअप करके उसके अंदर तुम प्लांट को ग्रोथ करवा सकते हो। ये मैन्योर का दूसरा फंक्शन है। लिखो नंबर 2, कई बार पेपर में आ चुके हैं मैन्योर के फंक्शंस, कि मैन्योर सोइल में क्या क्या काम करता है। तो दूसरा फंक्शन लिखो इट इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट इंक्रीजिंग द, मतलब मिट्टी के अंदर वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। और किसकी वजह से बढ़ जाती है, मैन्योर की वजह से। इट इंक्रीजिंग द water holding capacity in sandy soils, it increasing the water holding capacity, increasing the water holding capacity in sandy soils, in sandy soils, sandy सोइल्स, है ना। रेतीली मिट्टी में अगर वाटर की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है, मैन्योर बढ़ा सकता है। मैन्योर उसके अंदर मिक्सअप कर दो अच्छे से, ठीक है। और यही दिक्कत रहती है उसके अंदर क्ले मिट्टी में। क्ले मिट्टी में क्या होता है, जैसे ही पानी डालते हैं बह जाती है, वही वाली प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अंदर भी कौन हेल्प करता है, मैन्योर, ठीक है। लिखो नंबर 3,
लिखो इन क्ले मिट्टी, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये रहा, इन क्ले, ऐसे लिखना है क्ले, इन क्ले soils, in clay soils it helps in clay soils it helps in removing it helps in removing water holding water logging problem। क्ले मिट्टी के अंदर एक प्रॉब्लम और होती है वाटर लॉगिंग की। हाँ, होता क्या है वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, बता दूंगा अभी, पहले लिख लो। इन क्ले सोइल इट हेल्प्स इन रिमूविंग, इन क्ले सोइल्स इट हेल्प्स इन रिमूविंग वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होता क्या है, चिकनी मिट्टी के अंदर जब हम पानी डाल देते हैं तो पानी एक जगह ठहर सा जाता है और वहीं पर वो इकट्ठा बना रहता है, उसे हम कहते हैं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम। सही से मिक्सअप नहीं हो पाता, वो पूरा पानी पूरी मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो पूरी मिट्टी में अगर तुम मैन्योर मिला दोगे ना, तो मैन्योर की हेल्प से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और पूरी तरह से पानी मिक्सअप हो जाता है और प्लांट को मिल जाता है। तो अब हम देखेंगे मैन्योर के कुछ टाइप्स, है ना। मैन्योर क्या होता है, ये सोइल के अंदर कैसे कैसे काम करता है, सब पढ़ लिया, लेकिन अब जरूरत है कि मैन्योर को पढ़ना कि मैन्योर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो एक सब हेडिंग डाल दो, टॉपिक तो वही चल रहा है मैन्योर, एक सब हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ किसके, टाइप्स ऑफ मैन्योर। लिखो फर्स्ट, पहला, सबसे पहला मैंने वही बोला था कंपोस्ट। कंपोस्ट, कंपोस्ट में क्या होता है, जैसे गाय भैंस वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। फार्मर्स ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, कैटल्स का, पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। पशुओं का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि हम हल चला रहे हैं या दूसरे काम करवा रहे हैं पशुओं से। पशुओं का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, जो गोबर वगैरह निकलता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनका, घास फूस वगैरह जो भी है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले उनको चारा दिया जाता है और चारा देने के बाद जो गोबर वगैरह निकलता है तो उसको भी हम काउ डंग को कुछ समय के लिए जैसे कि हमारे पास एनिमल का वेस्ट मटेरियल है, उस एनिमल के वेस्ट मटेरियल को ना गड्ढे में डाल करके रख देते हैं। फार्मर्स ने अपने गांव के अंदर छोटे छोटे क्या बना रखे होते हैं, पिट्स बना रखे होते हैं। पिट्स, पिट्स का मतलब होता है गड्ढे। उन गड्ढों के अंदर है ना ढक करके 5-6 महीने के लिए वो सामान डाल करके रख देते हैं, जब तक कि उसके अंदर का सारा गोबर सड़ ना जाए, उसके अंदर के बैक्टीरिया उस गोबर को किस में कन्वर्ट ना कर दे, मैन्योर में कन्वर्ट ना कर दें। तो जैसे ही वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, लगभग इस प्रोसेस में 5-6 महीने लगते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर है ना मिट्टी वगैरह से ढककर रख देते हैं इस गंद को, ताकि अंदर ही अंदर ये प्रोसेस चलता रहे, हवा तक पास ना हो, बारिश वगैरह है तो उसका भी ज्यादा असर ना पड़े इस पर। और जब 5-6 महीने बीत जाते हैं तो उसी से क्या तैयार हो जाता है, कंपोस्ट। ये तो एक नेचुरल तरीका है, गांव में अक्सर लोग इसे करना पसंद करते हैं। तो इस चीज से बनने वाले मैन्योर को हम बोलते हैं कंपोस्ट। तो लिखो पहले कंपोस्ट के लिए, लिखो इट इज अ काइंड ऑफ मैन्योर prepared by, it is a kind of manure prepared by, kind of manure prepared by, कैसे प्रिपेयर होता है, जब तक कि वो गोबर सड़ ना जाए, जब तक कि वो गोबर क्या ना हो जाए, डिग्रेड ना हो जाए। ठीक है, डिग्रेड का मतलब होता है सड़ना। लिख लो, इट इज अ काइंड ऑफ मैन्योर प्रिपेयर्ड बाय डिग्रेडिंग द डंग, डिग्रेडिंग द डंग, डंग का मतलब होता है गोबर, डिग्रेडिंग द डंग ऑफ फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स मतलब जो भी हमने अपने एग्रीकल्चर में एनिमल का इस्तेमाल कर रखा है, फार्म एनिमल्स। It is a kind of manure prepared by degrading the dung of farm animals, farm waste, farm animals,
फार्म वेस्ट मटेरियल, फार्म वेस्ट मटेरियल। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी एनिमल का डंग वगैरह होता है, उसको इकट्ठा करके हम कुछ समय के लिए गड्ढों में भर के रख देते हैं और 5-6 महीने तक ये प्रोसेस अंदर ही अंदर चलता रहता है, जब तक कि वो सड़कर पूरी तरह से क्या ना बन जाए, खाद। जब एक बार ये खाद बन जाता है ना, मतलब जब एक बार ये कंपोस्ट बन जाता है, उसके बाद बदबू नहीं आती, फिर इसके अंदर कुछ भी स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आती। तो एक काम करो, कंपोस्ट के बारे में ना कंप्लीट बातें नोट के अंदर लिखो। लिखो नोट के अंदर स्मॉल ए पॉइंट। तो डिग्रेडेशन कैसे होता है और कितने समय के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, वो लिख लो। लिखो द डिग्रेडेशन प्रोसेस, द डिग्रेडेशन। देखो डिग्रेड तो बोर्ड पे लिखा हुआ ही है, डिग्रेड के बाद डेशन करना है ना, ATION, डिग्रेडेशन लिख लोगे ना, डिग्रेडेशन। पहले डिग्रेड फिर डेशन, डिग्रेडेशन लिख लो। द डिग्रेडेशन प्रोसेस इज डन, द डिग्रेडेशन प्रोसेस इज डन इन पिट्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है पिट्स। पिट्स का मतलब होता है गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए होते हैं, वहां पर इस सामान को डाल करके ढक के रख देते हैं अंदर उन गड्ढों में। द डिग्रेडेशन प्रोसेस इज डन इन पिट्स, इन पिट्स एंड कवर्ड बाय, एंड कवर्ड बाय, एंड covered by any, covered by any material। किसी भी चीज से फिर उसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है ना, ताकि बारिश वगैरह का पानी या दूसरी चीजें उस पर ना पड़े। covered by any material, ठीक है। अब लिखो नोट के अंदर बी पॉइंट, और फिर वो मटेरियल उसके अंदर कितने समय तक पड़ा रहता है, लगभग 5-6 महीने तक, तब जाके वो कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो लिखो इट टेक्स अबाउट 6 to 8 मंथ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट टेक्स अबाउट, बोर्ड पे लिखा हुआ है 6 to 8 मंथ टू प्रिपेयर द कंपोस्ट, टू प्रिपेयर द कंपोस्ट। इट टेक्स अबाउट 6 to 8 months to prepare the compost। तो देखो ये तो थे हमारे नेचुरल तरीके जिससे हम मैन्योर तैयार करते हैं, और मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को हर तरह से सॉल्व करने में खूब मदद करता है, और कोई नुकसानदायक बात नहीं, और सबसे बड़ी बात खर्चीली नहीं है ना। हर तरह के फार्मर के पास भाई एनिमल तो होता ही है ना, गाय भैंस तो जरूर होंगी, और वो उन्हीं के वेस्ट मटेरियल से अपने ही गांव में क्या तैयार कर लेता है, कंपोस्ट तैयार कर लेता है। कोई खर्चा वाला सौदा नहीं, मतलब हर गरीब से गरीब फार्मर भी इस चीज को कर सकता है। लेकिन एक मेथड और आ रहा है जो कि हमारा केमिकल तरीका है ना। पहले तो मैंने सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मैन्योर पढ़ाया, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फर्टिलाइजर्स की। ये फर्टिलाइजर्स क्या चीज है, तो देखो फर्टिलाइजर्स में और मैन्योर में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। ये भी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, प्लांट को न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, सोइल के न्यूट्रिशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। यही सारे काम मैन्योर के होते हैं। फर्क इतना है, फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है और मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, वो थोड़ा सा क्या पूरा ही सस्ता होता है। वो तो उसमें करना ही क्या है, खरीदने का काम थोड़ी ना होता उसमें तो हर फार्मर अपने यहाँ पर इस चीज को तैयार कर सकता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते हैं। फर्टिलाइजर की एक बड़ी दिक्कत और है, इसका इस्तेमाल भी हर कोई नहीं कर पाएगा। जिसे नॉलेज है ना फर्टिलाइजर की, वही इस्तेमाल करे और सही ढंग से इस्तेमाल करे। मतलब कोई मूर्ख किसान क्या होता है, किसी को अगर फर्टिलाइजर मिल गया ना लिक्विड फॉर्म में, वो क्या करते हैं, प्लांट की सोइल पर छिड़क दिया है ना, और फिर तुरंत पानी सप्लाई कर दिया। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जैसे ही तुमने तुरंत फर्टिलाइजर छिड़का है, पहले उसे एब्जॉर्ब तो होने देते,
तुरंत पानी डाल देते हैं और सारा फर्टिलाइजर उस पानी में बह जाता है। मुझे बताओ, फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है और वो किस में बह गया? पानी में। पानी के अंदर जब ये केमिकल सब्सटेंस मिलता है तो एक नई प्रॉब्लम और बन जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? वाटर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये वही पानी है जो बहकर कहां पर जाएगा? नदियों में, और नदियों में जाने के बाद ये फर्टिलाइजर पूरी नदी में बह जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, एक छोटी सी गलती, फर्टिलाइजर को सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की गलती पूरी कंट्री के लिए कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है। जबकि मैन्योर में इतनी सिरदर्दी नहीं है। फर्टिलाइजर से कई बार फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। कई बार क्या होते हैं, कुछ फार्मर्स ये सोचते हैं जितना ज्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी से ग्रोथ करेगा। नहीं, कई बार जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करना, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस है, नुकसानदायक है, फूड को पॉइजनस भी बना देता है, जहरीला बना देता है, जिसे हम खाने में गड़बड़ कर सकते हैं, मतलब खा नहीं पाएंगे। तो हमें जरूरत है कि फर्टिलाइजर को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। अगर जरूरत से ज्यादा या गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा प्लांट है तुम्हें ही मुबारक फिर, है ना। तो पहले तो फर्टिलाइजर की एक छोटी सी मैं क्या लिखाऊंगा? डेफिनेशन, है ना। और वो इसी के आगे लिखना, फर्टिलाइजर के आगे लिखो। तो बताओ, इन्हें हर फार्मर अपने यहाँ पर बना सकता है या कमर्शियली बनाए जाते हैं? ये कंपोनेंट, ये सब्सटेंस तो कमर्शियली बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है ना। हर कोई अपने घर में नहीं बना सकता है लीगली, ठीक है। तो लिखो, दीज आर कमर्शियली, बोर्ड पे लिखा हुआ है कमर्शियली, खुद से लिखो तो बहुत ही अच्छी बात है। दीज आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। These are commercially produced plant nutrients। मतलब ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है केमिकल की फॉर्म में। These are commercially produced plant nutrients। commercially produced plant nutrients जो लगभग सभी तरह का न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो एक से एक फर्टिलाइजर बनते जा रहे हैं। तुम्हें मालूम है ना, मिट्टी से कितने न्यूट्रिशन मिलता है? 13 न्यूट्रिएंट मिलते हैं ना। सोइल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 13 होते हैं, अभी पढ़ाया था मैंने। अब तो ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर बन रहे हैं कि 13 के 13 न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर से मिल जाते हैं। 13 के 13, 13 के 13। तो लिख लो, दीज आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच सप्लाई नाइट्रोजन। कई बार तो प्लांट से नाइट्रोजन भी मिल जाता है फर्टिलाइजर से। लिखो, सप्लाई नाइट्रोजन कॉमा फॉस्फोरस, नाइट्रोजन कॉमा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मिल जाता है, एंड पोटेशियम, है ना। लेकिन जब भी हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि फर्टिलाइजर का अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल करते समय हमें बेहद क्या बरतनी चाहिए? सावधानी, प्रिकॉशन बरतने चाहिए। जरूरत से ज्यादा सप्लाई करना नुकसानदायक, गलत तरीके से इस्तेमाल करना नुकसानदायक, है ना। इससे बढ़िया है कि पहले फार्मर को इस चीज की क्या हो? नॉलेज हो। मतलब फार्मर शुड बी एजुकेटेड। फार्मर को कम से कम इतनी एजुकेशन तो होनी चाहिए, मतलब इतनी नॉलेज। यहाँ पर एजुकेशन का मतलब ये नहीं पढ़ा लिखा, यहाँ पर एजुकेशन का मतलब है नॉलेज। उसे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना है, पहले वो सिखाया जाए उसे, है ना। तो फर्टिलाइजर के लिए एक नोट लिखो, कई बार पेपर में आया है 1 नंबर में, क्यों फर्टिलाइजर को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए? वाई, आप क्यों ऐसा कहते हैं? तो तुम्हें रीजन में ये आंसर देना है अब जो मैं लिखाऊंगा। तो लिखो नोट के अंदर एक पॉइंट लिखो, फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड केयरफुली। फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड, फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड केयरफुली, should be applied carefully।
fertilizers should be applied carefully because मैंने बताया था ना कई बार क्या होता है, कुछ किसान कुछ फार्मर फर्टिलाइजर सप्लाई कर देते हैं, फिर पानी लगा देते हैं और सारा फर्टिलाइजर उस पानी में मिक्स हो जाता है और बह जाता है सारा। क्या फायदा हुआ? क्या प्लांट को फर्टिलाइजर का फायदा मिला? नहीं मिला, वो तो बह गया सारा। तो लिखो बिकॉज समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे, समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे। वॉश्ड अवे का मतलब होता है धुल जाना, बह जाना, सारा फर्टिलाइजर बह जाता है कई बार। बिकॉज समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू मोर वाटर सप्लाई। जब हम ज्यादा पानी सप्लाई कर देते हैं, है ना, सारा फर्टिलाइजर बह जाता है। ड्यू टू मोर वाटर सप्लाई, ड्यू टू मोर वाटर सप्लाई, ड्यू टू मोर वाटर सप्लाई, मोर वाटर सप्लाई। तो बताओ ऐसे में क्या पूरा एब्जॉर्ब हो पाएगा फर्टिलाइजर? नहीं, सारा तो बह गया, बचा क्या? तो लिख लो इसी के अंदर ड्यू टू मोर वाटर सप्लाई, लिखो एंड आर नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है एंड आर नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, और पूरी तरह से प्लांट में वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, एंड आर नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। और जब पानी के अंदर वो सारा फर्टिलाइजर बह गया है तो कौन सी प्रॉब्लम और बन गई? वाटर पोल्यूशन, है ना। पानी के अंदर वो केमिकल सब्सटेंस बहेगा और वो जहरीला सब्सटेंस है, प्लांट के लिए अच्छा है वो, लेकिन पानी में बह गया तो पानी तो पॉइजनस बन चुका है। ठीक है, लिख लो एंड आर नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, इट क्रिएट्स वाटर पोल्यूशन, इट क्रिएट्स वाटर पोल्यूशन, इट क्रिएट्स वाटर पोल्यूशन। तो ए पॉइंट में तुम समझ गए ना। क्वेश्चन अगर ये बोलेगा कि फर्टिलाइजर को ध्यान से क्यों बोला जाता है इस्तेमाल करने के लिए, तो तुम्हें 2 नंबर में ये दे देना है, एक्सप्लेन कर देना है। अब लिखो बी पॉइंट, बताओ क्या फार्मर केवल, क्या पुअर फार्मर कर सकते हैं? नहीं, फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने का काम केवल कौन कर सकते हैं? रिच फार्मर, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं ये, प्लांट के लिए फायदेमंद होते हैं मैं मानता हूं, लेकिन महंगे भी होते हैं बहुत। ठीक है, उससे बढ़िया तो अपना मैन्योर है, सस्ता का सस्ता क्या अपने घर में ही बनता है, वो तो गांव में ही बनता है, तो उसको तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो लिखो नोट के अंदर सेकंड पॉइंट बना दो, बी पॉइंट लिखो फर्टिलाइजर्स आर जनरली यूज्ड बाय रिच फार्मर्स, fertilizers are generally used by rich farmers, fertilizers are generally used by rich farmers, मतलब अमीर लोगों की पसंद, rich farmers। तो थोड़ा सा बेसिक बात पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजर बनाने का काम इंडिया के अंदर सबसे पहले कब से शुरू हुआ था। तो काफी पुरानी बात है, इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर बनाने की शुरुआत 1906 से की जा चुकी थी। और कौन सा फर्टिलाइजर बनाया गया था सबसे पहले? सबसे पहले बनाया जाने वाला फर्टिलाइजर था सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट। कई बार पेपर में आ चुका है। इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर कब से बनने शुरू हुए? 1906 से। सबसे पहला फर्टिलाइजर 1906 में कौन सा बनाया गया था? सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो ये बात लिखो नोट के अंदर तीसरे पॉइंट में, सी पॉइंट में लिखो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, production of chemical fertilizers in India was started in, production of chemical fertilizers in India was started in 1906, was
started in 1906 was started in 1906। ब्रैकेट में लिख लेना सुपर फॉस्फेट और समझ जाना कि ये वही है जो 1906 में सबसे पहला फर्टिलाइजर बनाया गया था। ब्रैकेट में लिख लो सुपर फॉस्फेट। तो धीरे धीरे और फर्टिलाइजर बनाए जाने लगे। जब शुरुआत की गई थी तब तो खैर एक ही बनाया था, लेकिन उसके बाद से हमने दुनिया भर के और फर्टिलाइजर बनाए। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और आगे की। तो 1947 में एक और बनाया गया, डी लिखो। लिखो ओनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे पास मतलब हमारे देश के अंदर वैसे तो पहले और भी फर्टिलाइजर बनाए जाते थे, लेकिन जब हमारा इंडिया आजाद हो गया था, स्वतंत्रता हासिल हो गई थी 1947, उस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा फर्टिलाइजर था यूज करने के लिए? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। देखो वैसे तो सुपर फॉस्फेट बनाया जा चुका था इंडिया में, लेकिन वो तो अंग्रेजों के समय की बातें हैं। 1906 जब देश आजाद हो गया तब हमारे पास सिर्फ कौन सा फर्टिलाइजर था? नाइट्रोजन। तो ये बात लिखो, डी पॉइंट के अंदर लिखो ओनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नोन। ओनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नोन मतलब उस समय हम कौन से फर्टिलाइजर के बारे में जानते थे, इस्तेमाल करते थे? सिर्फ नाइट्रोजन वाला ओनली, जो कि बहुत जरूरी होता है। तुम्हें मालूम है ना, नाइट्रोजन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट माना जाता है। मैंने पढ़ाया है ना माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन कौन सा वाला होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ओनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नोन एट द टाइम ऑफ इंडियाज फ्रीडम। एट द टाइम ऑफ इंडियाज फ्रीडम, बोर्ड पे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ इंडियाज फ्रीडम। ब्रैकेट में लिख लेना कब मिली थी भाई फ्रीडम हमें, कब मिली थी आजादी? बोलो 1947। ब्रैकेट में लिख लो 1947 एट द टाइम ऑफ इंडियाज फ्रीडम। ब्रैकेट में लिखो 1947। मतलब ऐसा फर्टिलाइजर जो क्या सप्लाई करता था? नाइट्रोजन। उस समय जब हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था, तब हमारे पास केवल एक ही फर्टिलाइजर था जो नाइट्रोजन सप्लाई करता था। और वो कौन सा फर्टिलाइजर था? नाम लिख लो उसका, जो नाइट्रोजन सप्लाई करता था। लिख लो एट द टाइम ऑफ इंडियाज फ्रीडम, लिखो वॉज 1947 का ब्रैकेट बंद कर दो और उसके बाद लिखो उस फर्टिलाइजर का नाम, वॉज एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट ये वो फर्टिलाइजर था जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाता था? नाइट्रोजन। ये एक तरीके का कौन सा फर्टिलाइजर हुआ? ये हुआ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। एमोनियम सल्फेट कैसा फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। बात समझ में आ रही है ना? देखो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। ओनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नोन एट द टाइम ऑफ इंडियाज फ्रीडम। जब इंडिया को फ्रीडम मिला तो उस समय सिर्फ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम जानते थे, और वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन था? एमोनियम सल्फेट। इसी से ही प्लांट को क्या मिलती थी? नाइट्रोजन। इसको सप्लाई करते थे। उसके बाद तो बनते चले गए फिर। तो एक काम करो, एक दो के नाम और लिख लो। देखो वैसे तो हम चैप्टर में फर्टिलाइजर नहीं पढ़ रहे हैं, चैप्टर में हमें फूड के बारे में पढ़ना है, वरना अगर मैं फर्टिलाइजर तुम्हें पढ़ाता जाऊं तो आज की डेट में दुनिया भर के फर्टिलाइजर है हमारे पास, सिर्फ इंडिया के अंदर ही। लेकिन हाँ ई तो लिख ही लो ई के अंदर, क्योंकि ये वाला आ चुका है पेपर में। लिखो प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। फिर तो बनते चले गए। 1947 में एक हुआ, फिर आगे और बढ़ते चले गए। तो लिखो प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया स्टार्टेड इन 1956। इसको बनाने का काम 1956 में शुरू हो गया था। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया स्टार्टेड इन 1956। Production of urea started in 1956 and डी अमोनियम फॉस्फेट, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको डाई भी पढ़ सकते हो, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये भी एक फर्टिलाइजर है, ये और बाद में बना था। तो मैंने क्या लिखा है?
प्रोडक्शन ऑफ यूरिया स्टार्टेड इन 1956 और लिखो एंड डाई अमोनियम फोस्फेट इन 1967। तो तुमने देखा कि शुरुआत हुई थी 1906 से, है ना, 1906 से, और धीरे धीरे साल बीतते गए, 1947 आया, है ना, 1956 आया, 1967 आया, और हम अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर बनाते चले गए और आज की डेट में दुनिया भर के फर्टिलाइजर हमारे पास हैं। तो मुझे बताओ, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए अब हमारे पास दो दो ऑप्शन हो गए। एक तो पहला ऑप्शन हो गया नेचुरल तरीका और एक दूसरा ऑप्शन हो गया केमिकल तरीका। इन दोनों तरीके से हम सोइल की फर्टिलिटी को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं।